कहाँ लिया था सैटरडे को? चलो इधर देखो। सो विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA। नाउ लिसन टू मी एवरीवन। सो इसका अपन ने रेगुलर क्लास कंप्लीट किया है। नाउ वी आर डूइंग द रिवीजन पार्ट। और इस टॉपिक का जो वेटेज एग्जाम में मैंने आपको बताया था कम से कम 5 मार्क्स का आना चाहिए, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे बच्चों? दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक था मिनिमम ऑफर टू पब्लिक, मिनिमम ऑफर टू पब्लिक से आ सकता है, या फिर आ सकता है कंटिन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, या फिर कहाँ से आ सकता है बच्चों? कंटिन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। याद है पढ़ा था रेगुलेशन 19A। बाकी सब चीज़ों से भी आ सकता है क्वेश्चन, तो कहीं से भी आ सकता है। चलो सो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले व्हाई दिस लॉ वाज पास्ड। इस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेगुलेट। इस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों? टू रेगुलेट। क्या रेगुलेट किया जाए? ट्रेड या कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिक्योरिटीज। किसको बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाए बच्चों? रेगुलेट किया जाए। इस नियत से हमने क्या किया था बच्चों? इस लॉ को पास किया था। यस और नो? ओके। अच्छा, ये जो कानून है वो सरकार को पावर देता है, जैसे कि हमने देखा होगा एरियाज को रेगुलेट करने की। तो ये कानून जो है बच्चों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रकार से क्या देता है? पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एरियाज को रेगुलेट कर सकती है। कौन से एरियाज को? जिन एरियाज में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और ये एक्ट जब अपन पढ़ते हैं तो अपने को एरियाज, मतलब मैं पहले ही फर्स्ट लेक्चर में मैं इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी देता हूँ कि एरियाज क्या है। जैसा कि आप सबको पता है आज की तारीख में एरिया बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती। आज की तारीख में ट्रेडिंग कहाँ पे होती है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर। तो आज की तारीख में इन टुडेज डेट जो ट्रेडिंग होती है वो होती है एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर पे। लेकिन पहले ये ऑनलाइन सिस्टम आने के पूर्व क्या होता था बच्चों? ट्रेडिंग होती थी रिंग्स पे। जैसा कि आपने स्कैम वगैरह सीरीज देखी होगी। सो ट्रेडिंग कहाँ पे होती थी? जो ट्रेडिंग होती थी वो रिंग्स पे होती थी, और उस रिंग पे सारे ब्रोकर्स आते थे और वो क्या करते थे? अपने शेयर्स लोगों को सेल करते थे, परचेज करते थे, जो भी था। तो जब फिजिकल शेयर्स थे, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं था, तो जो भी ट्रेडिंग होती थी दैट यूज्ड टू टेक प्लेस वेयर? इन द रिंग्स और प्लेसेस ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ये पावर किसको दे दी थी? स्टॉक एक्सचेंजेस को दे दी थी। तो ट्रेडिंग किस जगह पे होती थी? ट्रेडिंग उस जगह पे होती थी जहां पे स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी ट्रेडिंग होती थी। बट वो कौन सी जगह थी? जिस जगह को स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियल गैजेट में क्या करता था, या ऑफिशियली नोटिफाई करता था कि इस जगह पे हमारी ट्रेडिंग हो सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत वाइड पावर्स हुआ करती थी बच्चों। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता सकती थी कहाँ पे ट्रेडिंग होगी, कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके बोल सकती थी। लेकिन ये सब सिस्टम आज की तारीख में क्या है? यूजलेस है। क्योंकि आज की तारीख में जगहों पे ट्रेडिंग होती नहीं है। आज की तारीख में जो ट्रेडिंग होती है वो सिस्टम्स पे होती है। कहाँ पे होती है बच्चों? इन टुडेज टाइम द ट्रेडिंग टेक्स प्लेस ऑन सिस्टम्स। तो बहुत सारे प्रोविजन जो इस एक्ट के हैं वो इररेलेवेंट हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आज यूज करना है तो वो ऑफ मार्केट के संदर्भ में, जो ऑफ मार्केट ट्रेड्स होते हैं उनके संदर्भ में यूज हो सकते हैं, ठीक है। ऑफ मार्केट ट्रेड्स क्या हो सकते हैं? होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ब्रोकर्स के बिना जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑफ मार्केट ट्रेड। जैसे कि ट्रांसमिशन, एक इंसान मर गया, अब शेयर जो उसके डीमेट अकाउंट में है उसे निकाल के उसके बेटे के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये कौन सा ट्रेड है? मेरे पास 10 लाख शेयर है किसी कंपनी के, मैं आपको क्या करना चाहता हूँ? उन शेयर्स को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? ऑफ मार्केट। यहाँ पे ब्रोकर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना। इस एक्ट के अंदर आप सबको पता होगा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स भी बनाए गए। अच्छा, अब ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता? ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता? सुनिएगा ध्यान से। सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस अगर सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, या फिर ये किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को, ये तीनों क्या करते हैं? बाय करते हैं, तो ये एक्ट जो है वो लागू नहीं होता।
उसके बाद आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस सेक्शन के, इस एक्ट के अंदर पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में क्या इश्यू करके, नोटिफिकेशन इश्यू करके क्या कर सकती है, किसी भी एंटिटी को, किसी भी एंटिटी को इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी से क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है। नाउ सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज का मतलब बच्चों ध्यान से देखिए, शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट का मतलब लिस्टेड कंपनी के शेयर को हम स्क्रिप्ट कह सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, या फिर कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योरिटी मार्केट में क्या है, लिस्ट हुई है। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या है ये अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। उसके बाद कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के द्वारा इश्यू की गई यूनिट्स, म्यूचुअल फंड के द्वारा इश्यू की गई यूनिट्स, सिक्योरिटी रिसीट्स जो किसके अंदर, कौन से एक्ट के अंदर इश्यू होता है, सरफाइसी एक्ट के अंदर जो सिक्योरिटीज रिसीट इश्यू होती हैं। और इसका ये कॉमन पॉइंट है, जो यूनिट्स को स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी क्या करवाती है, लिस्ट कराती है। दोनों का मतलब एक ही है। क्या होती है सिक्योरिटी रिसीट्स, सिक्योरिटी रिसीट्स कब इश्यू होती हैं बच्चों, सिक्योरिटी रिसीट्स कब इश्यू होती हैं, वेरी नाइस आलोक जी, जब बैड लोन्स को, याद है क्या बोल रहे हो, भूल गए सब लोग, रिवाइज करके आए नहीं हो। बैड लोन्स, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 5 लाख करोड़ का खराब लोन है, तब वो क्या होगा, वो लोन क्या करती है, एआरसी को ट्रांसफर करती है। किसको ट्रांसफर करती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर करती है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बेसिकली क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है स्टेट बैंक की, जिसका काम क्या है, बैड लोन्स को गुड लोन्स में कन्वर्ट करना। तो जब आपने क्या किया, 5 लाख करोड़ का बैड लोन किसको ट्रांसफर किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए 5 लाख का खराब लोन किसको ट्रांसफर किया, एआरसी को ट्रांसफर किया। तो एआरसी जो है 5 लाख करोड़ का या जितने भी करोड़ का है, डिबेंचर इश्यू करती है, कुछ भी इश्यू करती है, किसको, पेरेंट कंपनी को या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये जो रिसीट है इसको क्या कहा गया है, सिक्योरिटी रिसीट, या फिर इसको आप मान सकते हो यूनिट्स इश्यूड बाय एसपीडी। इसको भी अपन क्या मानते हैं, ये भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएगा। इवन दिस वुड कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद हाँ, लेकिन सिक्योरिटी की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा, अगर कोई सिक्योरिटी, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको 2 बेनिफिट दे रहा है, किसके किसके, इंश्योरेंस के भी बेनिफिट दे रहा है और इन्वेस्टमेंट के भी बेनिफिट दे रहा है, तो अरे तो ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी है। उसके बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंस्ट्रूमेंट चाहे उस इंस्ट्रूमेंट को डिक्लेयर करके बोल सकती क्या, कि वो सिक्योरिटी है। निधि कंपनी डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यू करे, हो सकता है गवर्नमेंट बोल दे कि वो क्या है, वो सिक्योरिटी है। हालांकि वो सिक्योरिटी होनी चाहिए बिकॉज इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ, बट निधि कंपनी की सिक्योरिटी को सिक्योरिटी डेफिनेशन में आएगी कि नहीं। देखो निधि कंपनी जो डिपॉजिट रिसीट इश्यू करती है, क्या वो सिक्योरिटी है या नहीं है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको रेगुलेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि निधि कंपनी जो भी डिपॉजिट रिसीट इश्यू करेगी वो क्या है, सिक्योरिटी है, तो वो क्या बन जाएगी, वो भी सिक्योरिटी बन जाएगी। नाउ डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, सिक्योरिटीज में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना, रेगुलेट करना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर डेरिवेटिव भी आ गए। सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है, डेरिवेटिव का मतलब मैंने अभी आपको बताया नहीं, बट एक चीज मान लेना, एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेटाइजेशन, नाउ कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या है, यस, बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे इनकॉर्पोरेट हुए थे, जो स्टॉक एक्सचेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए थे एज व्हाट, एज एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे ही सेबी बना 1992 में, सेबी के पास पावर थी, सेबी ने हर एक स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा कि प्लीज आप एओपी और बीओआई मत रहिए, क्योंकि एओपी और बीओआई आप हो तो देयर इज नो परपेचुअल सक्सेशन। वो सारी एसोसिएशन के लोग मर गए तो स्टॉक एक्सचेंज भी मर जाएगा। अरे हाँ है ना, क्योंकि एओपी और बीओआई के पास सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो जैसे ही सेबी इनकॉर्पोरेट हुआ,
सेबी ने क्या कहा? सेबी ने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को ऑफिशियल गैजेट सारे स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर दिया नोटिफिकेशन के थ्रू कि आप अपने आप को किसमें कन्वर्ट करो? कंपनी में कन्वर्ट करो, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। उस समय तो वही एक्ट था। और उनको बोला कि कॉर्पोरेटाइजेशन की स्कीम बनाओ। क्या बनाओ? सो व्हाट वाज द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन? स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन के थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस ने यह बताया, जो स्टॉक एक्सचेंजेस इस एओपी और बीओआई के रूप में इनकॉर्पोरेट हुए थे, उन्होंने वो बताया कि वो अपने आप को किस प्रकार से कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। हाउ आर दे गोइंग टू गेट देमसेल्फ कन्वर्ट इन अ कंपनी। ठीक है, सेबी ने यहां पे डेडलाइन फिक्स की, कितनी तारीख तक आपको स्कीम बना के देनी है। किस चीज की स्कीम बना के देनी है? जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट वाज फॉर्म्ड एज बीओआई, तो इन्होंने स्कीम बना के दी। स्कीम मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी एसेट्स हैं जिनको म्यूचुअली होल्ड करते हैं, कौन होल्ड करता है? सारे मेंबर्स, ब्रोकर्स, उसको कैसे वो ट्रांसफर करेंगे, कहां पे? कंपनी में ट्रांसफर करेंगे। फिर कंपनी कंसीडरेशन क्या देगी? अब सारे एसेट कंपनी को मिल जाएंगे तो कंपनी को पैसे भी देने पड़ेंगे ना, तो कंपनी पैसे ही देगी। कंपनी किस फॉर्म में देगी? शेयर्स। शेयर्स का प्राइस क्या होगा? फिर इनिशियली तो स्टॉक एक्सचेंज के सारे मेंबर्स ब्रोकर्स थे, तो ऐसे मेंबर्स स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे मेंबर कैसे आएंगे जो ब्रोकर नहीं है? ये सारी चीजों के बारे में आपको एक स्कीम बना के देनी थी। इस स्कीम को क्या कहा गया? और जो स्टॉक एक्सचेंजेस एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर स्कीम सबमिट करने की स्थिति में नहीं थे, उनको क्या दिया गया? What were they granted? They were granted an additional time. उनको क्या दिया गया? एडिशनल टाइम दिया गया कि आप एडिशनल टाइम के अंदर क्या कर दीजिए? स्कीम जमा कर दीजिए। और जब उन्होंने जमा की सेबी ने स्कीम को अप्रूव किया, और स्कीम जैसे ही अप्रूव हुई, क्या बन गया बच्चों? ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो बीओआई थे वो क्या बन गए? दे बिकेम अ बॉडी कॉर्पोरेट। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा गया? कॉर्पोरेटाइजेशन कहा गया। अब कॉर्पोरेटाइजेशन का एक रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया बच्चों? यस, कॉर्पोरेटाइजेशन का एक रिलेटेड रिजल्ट था। क्या बच्चों? डीम्यूचुअलाइजेशन। बेसिकली वो जो अपना था कभी और किसी का क्यों है। ये सुनो बच्चों, मोहित की गर्लफ्रेंड को तलहट डेट कर रहा है आज की तारीख में, तो क्या हुआ है? मोहित की गर्लफ्रेंड म्यूचुअल है या डीम्यूचुअल हो गई? डीम्यूचुअल हो गई बच्चों। ये सुनो, पहले ही मोहित उसको कहीं भी देखता था उसका हाथ पकड़ लेता था, अब कर सकता है ऐसा? नहीं कर, वो तलहट तेरे को भेज देगा। हाँ, तलहट छोड़ दे, वही तेरे अगेंस्ट पुलिस स्टेशन चली जाएगी तो तेरा काम हो जाएगा। ये सुनो बच्चों, आपकी लड़की लाइफ में अगर लड़की आती है तो याद रखना वो मशाल है। क्या है वो? अगर किसी की भी लाइफ में भी लड़की आती तो याद रखना वो मशाल है। या तो उस मशाल से आप रास्ता देख के अपनी मंजिल को पालो, और या फिर उस मशाल से खुद को जला लो, घर जला लो, सब कुछ जला लो। सो कोई भी लड़की, एंड दिस अप्लाइज टू एवरीवन, हर एक लड़की है बच्चों, तो लड़की को आप एज एन इंस्पिरेशन भी मान के काम कर सकते हो। मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई हैं, सॉरी जो भी लड़की आई है मेरी वाइफ, मैंने मजाक कर रहा हूँ, सॉरी, मैंने उसको हमेशा क्या माना है? अपनी इंस्पिरेशन माना है। सो एनीवे बच्चों, बोलना भाई, प्लीज बोल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। वेरी नाइस। जो स्टॉक एक्सचेंजेस अपनी स्कीम टाइम पे सबमिट नहीं कर पाए थे उनको क्या दिया गया था? एक्सटेंशन दिया गया था। यस, स्टॉक, मैं इतने टाइम से क्या बता रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंज को ही क्या बनानी थी? स्कीम बनानी थी। अब जब स्कीम बन गई, स्कीम को सेबी ने क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया, तो आपने स्कीम को इंप्लीमेंट किया। स्कीम जब इंप्लीमेंट हो गई तो एक कंपनी बन गई, और कंपनी के आने के बाद कंसेप्ट ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन आ गया। डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉपर्टीज को सारे ब्रोकर, सारे मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअली ओन करते थे। कैसे ओन करते थे? म्यूचुअली ओन करते थे। अब कंपनी बनने के बाद क्या हो गया? वो सारे एसेट, सारी प्रॉपर्टीज का मालिक कौन बन गया? कंपनी बन गई। तो क्या हो गया बच्चों? व्हाट वाज दिस कॉल्ड एज? This was called as demutualization, separation of the assets, separation of the properties of stock exchange from members.
मेंबर से अलग हो गई एंड इट वाज ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, टू अ कंपनी, इट वाज कॉल्ड एज डीम्यूचुअलाइजेशन। नेक्स्ट, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज और पेमेंट ऑफ प्राइस ये इमीडिएटली हो जाता है, एक्सक्लूडिंग, किस टाइम को हटा दो, वो टाइम को आप हटा दो जो टाइम किस में लगता है, ट्रांसमिशन ट्रांसफर में जो टाइम लगता है, शेयर के फिजिकल मूवमेंट में जो टाइम लगता है उसको हटा दो। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आज के कंटेक्स्ट में कहूं, अगर मैं आज की तारीख में कहूं तो स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, जो रेगुलर ट्रेड अपन करते हैं, ट्रेड मतलब जो रेगुलर हम शेयर्स परचेज करते हैं जिसका सेटलमेंट T+1 बेसिस पे होता है, वो ट्रांजेक्शन्स को आप क्या मान सकते हैं, जिसमें एक डीमेट अकाउंट से शेयर्स कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, दूसरे डीमेट अकाउंट में, और आपको कैश मिल जाता है 1 डे के अंदर। ये सो नो बच्चों। नाउ स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, दो टाइप के स्टॉक एक्सचेंज। पहला वो स्टॉक एक्सचेंज जो कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन के सिस्टम के आने के पहले बने थे, और कैसे बने थे, SBOI और AOP। और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंजेस कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद आए थे, और वो डायरेक्टली कैसे इनकॉर्पोरेट हुए थे, एज अ कंपनी, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी जो कौन इश्यू कर रहा है, गवर्नमेंट इश्यू कर रही है। क्यों इश्यू कर रही है, पब्लिक डेट रेस करने के लिए। क्या रेस करने के लिए, पब्लिक डेट को रेस करने के लिए जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट इश्यू करती है। और किस तरीके से, किस फॉर्म में इश्यू कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो 1 और मोर फॉर्म्स जो कहां पे स्पेसिफाई किए गए हैं, सेक्शन 2 ऑफ व्हाट बेटा, सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 2, सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 2, कौन से एक्ट का, पब्लिक डेट एक्ट 1944। नाउ उसके बाद बच्चों हम आएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट जिसको हम किसके बारे में बात करेंगे, यस, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट रिकग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस। नाउ एज वी ऑल नो, कल आप सब लोगों ने रिवाइज किया था सिकरा, विवेक ने नहीं किया था, आंखें बता देती हैं। अक्षत समरी में रिवाइज किया था। इधर नेक्स्ट देखिए ध्यान से, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा रिवीजन का एज लॉन्ग एज आप उसको समरी में पढ़ेंगे। तो हाँ, नोट्स वोट्स क्यों बनाने के, पागल है क्या। शॉर्ट नोट्स प्लीज, आप लोग ने बहुत बड़ी गलती करते हैं, इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम, आपका टाइम वेस्ट होता है और आउटकम नहीं है वहां पे नोट्स बनाने। अरे मैंने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डन दिस काम, कितना काम करूं, हिंदी में इंग्लिश में सब तो दिया हुआ है। तो प्लीज आपको और कहीं पे कुछ भी शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जितनी राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में करी है बस उसके अलावा कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस, नथिंग नथिंग नथिंग, जस्ट यू नीड टू अटेंड द क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस, दैट्स इट, ठीक है। और बस मैं इतना चाहता हूं कि सिर्फ आप क्या कर लें, घर जाके रिवाइज कर लें बस, और कुछ मत करें, रिवाइज कर लें बस। एनीवे, सो रिकग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया में सिर्फ कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर सकते हैं, ओनली रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस जो जिसको भी रिकग्निशन, आज तो खैर इंडिया में लगभग 12 या 15 रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट यस हम जानते किसको हैं, BSE और NSE को जानते हैं, जो वे अहेड ऑफ कंपटीशन है, दे आर वे अहेड ऑफ 12 रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, दूसरे हैं अपने को नहीं पता कौन से हैं, ठीक है। सो यस, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे शेयर्स की क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। अब रिकग्निशन लेने का प्रोसीजर क्या है, रिकग्निशन कौन ग्रांट करता है, यस आपको रिकग्निशन ग्रांट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिकग्निशन, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे। प्रिस्क्राइब का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना के प्रिस्क्राइब करेगी, वो अपने को रूल्स है नहीं। तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं, सबसे पहले आपको क्या बताना है, ओए सबसे पहले आपको देना है अपने बायलॉज की कॉपी, सबसे इंपॉर्टेंट। बायलॉज का मतलब आपके इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल प्रोसेस को आप कैसे गवर्न करते हैं। उसके बाद रूल्स रिलेटिंग टू व्हाट बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दो चीजें बतानी है, आपके शेयर होल्डर्स कौन होंगे और आपके गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स या फिर आपके
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, आप डिसीजन कैसे लेंगे आपको ये भी बताना है, आप स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स को कैसे एडमिट करेंगे, कैसे सस्पेंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे उनके अगेंस्ट इंक्वायरी करेंगे, ये सारी चीज़ें बतानी है। और ये भी बताना है कि आप पार्टनरशिप फर्म को, किसको बच्चों, पार्टनरशिप फर्म को, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो आप पार्टनरशिप फर्म को स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर कैसे बनाएंगे। ये सारी जानकारी आपको किस में देनी है, किसके साथ देनी है, एप्लीकेशन के साथ। अब आपका एप्लीकेशन किसके पास पहुंच गया, अब बच्चों आपका एप्लीकेशन पहुंच गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। जैसे ही आपका एप्लीकेशन मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका एप्लीकेशन देखेगी, इंक्वायरी करेगी, और इंक्वायरी के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है क्या कि आपके बायलॉज जो हैं वो क्या बताते हैं, बायलॉज को पढ़ के समझ में आता है कि आप मार्केट में अच्छी ट्रेडिंग करवाओगे, फेयर ट्रेडिंग करवाओगे। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज और उसकी गवर्निंग बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देख के लग रहा है कि ये लोग इतने अच्छे अच्छे लोग इनकी गवर्निंग बॉडी में बैठे हैं कि ये लोग क्या करेंगे, सेबी एक्ट, जो भी सिक्योरिटीज मार्केट के लॉ हैं, ये इन सारे लॉस को क्या करेंगे, बराबर कंप्लाई करेंगे। और तीसरा, इनको रिकग्निशन देके क्या होगा, पब्लिक का भला होगा, स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट का भला होगा। क्यों, क्योंकि एक नया स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा तो उसके नए ब्रोकर्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पे आएंगे, स्टॉक मार्केट में आएंगे। ये स्टॉक एक्सचेंजेस के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया इनोवेशन होगा। याद है आपको, इसलिए अगर एक ही बंदे को अगर आपने मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन पे रखा तो इनोवेशन बंद हो जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर लिखे 3 पॉइंट से सेटिस्फाइड है तो वो आपको क्या दे देगी, आपको रिकग्निशन दे देगी। रिकग्निशन जो है उसको ऑफिशियल गैजेट में क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। कहाँ के ऑफिशियल गैजेट में, पूरे कंट्री के, और जिस स्टेट में स्टॉक एक्सचेंज का प्रिंसिपल ऑफिस लोकेटेड है वहाँ के ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा। आपको रिकग्निशन देते टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको कंडीशंस भी इंपोज कर सकती है, शर्तें भी लगा सकती है। किस बारे में शर्तें लगा सकती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बता सकती है कि आपके मेंबर्स का, जिन लोगों को आप मेंबर बनाओगे, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर मतलब जिसको आप ब्रोकर बनाओगे, उसके क्वालिफिकेशन क्या होंगे। उसके बाद सिक्योरिटीज में कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है मतलब स्पॉट ट्रेडिंग हो सकती है, डेरिवेटिव्स हो सकती है, सेटलमेंट कैसे होगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बता सकती है। उसके बाद यस, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से अपने नॉमिनीज को स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी में अपॉइंट करेगी, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, मतलब हाउ वुड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मैक्सिमम 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, यस और नो। और अपने अकाउंट्स वगैरह को स्टॉक एक्सचेंज कैसे मेंटेन करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में शर्तें कौन लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के बारे में क्या लगा सकती है, शर्तें लगा सकती है। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ रिकग्निशन। गलत जानकारी देके आपने क्या लिया है बच्चों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि आपने जो रिकग्निशन ऑब्टेन किया है, कैसे ऑब्टेन किया है बच्चों, झूठी जानकारी देकर या फिर क्या कर कर, फ्रॉड कर कर अगर आपने क्या लिया है, रिकग्निशन लिया है, तो बच्चों ओए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों के भले के लिए, क्या लोगों के भले में, कब तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज में स्कैम पे स्कैम होते जा रहे हैं बच्चों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में रिकग्निशन क्या करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, किसको, गवर्निंग बॉडी को, और रिकग्निशन क्या कर लेगी, विड्रॉ कर लेगी। और जो विड्रॉल का रिकग्निशन है वो भी उसी प्रकार से पब्लिश किया जाएगा, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट जहां पे प्रिंसिपल ऑफिस लोकेटेड है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी पावर्स एक्सरसाइज करती है। SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर व्हाट ऑल पावर्स डज द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज। सबसे पहला पावर क्या है, अब इसमें आपको पता है बहुत सारी पावर्स अपन ने किसको डेलीगेट कर दी है, बहुत सारी पावर्स अपन ने सेबी को डेलीगेट कर दी है। पहला जो पॉइंट है, पहली जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, व्हाट इज दैट, टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड मेक इंक्वायरीज। दिस इज द फर्स्ट पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ तो ध्यान से देखिए, और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको डेलीगेट कर दी है, सेबी को। तो सबसे पहला, सेबी जो चाहे वो इंफॉर्मेशन मांग सकती है स्टॉक एक्सचेंज से, और अगर सेबी इंफॉर्मेशन मांगती है तो स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी क्या है, और अगर सेबी इंफॉर्मेशन मांगती है तो स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि
उतने टाइम के अंदर वो जानकारी दे। कौन दे? स्टॉक एक्सचेंज। क्या सेबी स्टॉक एक्सचेंज को बोल सकती है कि तेरे को अपने अकाउंट्स 5 साल के मेंटेन करने हैं? यस, वो तो करेगा ही करेगा। हालांकि अब स्टॉक एक्सचेंज खुद से एक कंपनी है, तो कंपनीज एक्ट में तो 8 साल के अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला ही है। उसके बाद क्या सेबी स्टॉक एक्सचेंज से उसके बिजनेस अफेयर्स की जानकारी मांग सकती है? यस। क्या सेबी अपने ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है आपके अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए? यस और नो? आपके अफेयर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखना, सेबी डायरेक्टली आपके अकाउंट्स को इंस्पेक्शन नहीं करवाती। पहले सेबी आपसे क्या मांगती है? इंफॉर्मेशन मांगती है। अगर आपने सेबी को इंफॉर्मेशन नहीं दी या फिर सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन नहीं दी, तब सेबी आपके यहाँ पे इंक्वायरी करती है। और अगर आपके यहाँ पे सेबी इंक्वायरी करती है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? सेबी के ऑफिसर से साथ क्या करना? कोऑपरेट करना। साले मर रहा है। उसके बाद बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज को अपने अकाउंट्स बनाने, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायर्ड टू डू? स्टॉक एक्सचेंज को क्या बनाने हैं बच्चों? अपने अकाउंट्स बनाने हैं, अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी है, और ये सारी चीज़ें किसके साथ फाइल करनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ फाइल करनी है और सेबी के साथ फाइल करनी है। और इसका मैनर कौन बताएगा आपको? सेबी बताएगी किस मैनर में फाइल करनी है। ठीक है, तो ये पहली पावर हो गई। दूसरी पावर क्या है बच्चों? ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक्सरसाइज करती है। रूल्स मतलब आपके लिए, रूल्स मतलब आपके बायलॉस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि नेसेसरी है, क्या नेसेसरी है कि रूल्स बनाए जाएं या फिर बायलॉज में क्या किया जाए, कुछ चेंजेस करवाए जाएं, किसके बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक रीजन ऑर्डर मतलब रीजंस के साथ एक ऑर्डर देती है गवर्निंग बॉडी को कि प्लीज आप ये चेंजेस अपने बायलॉज में या अपने रूल्स में कर लीजिए। अब इस केस में गवर्निंग बॉडी की जिम्मेदारी क्या है? अच्छा, गवर्निंग बॉडी के रिप्रेजेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करती है। लेकिन इस केस में रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करने के बाद भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, आपके रूल्स में, आपके बायलॉज में क्या होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगी। और जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया उसके 2 महीने के अंदर गवर्निंग बॉडी को चेंजेस करने चाहिए। अगर नहीं किए तो, अगर गवर्निंग बॉडी ने चेंजेस नहीं किए अपने बायलॉज में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बायलॉज में खुद से क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। ठीक है, यस यस यस, हर चीजें ऑफिशियल गैजेट में होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर्स ऑफिशियल गैजेट में आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज पावर टू सुपरसीड द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नाउ सुपरसीड एक्चुअली बिजनेस नहीं होता, सुपरसीड होती है क्या बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज की एक्चुअली इफ यू सी, सुपरसीड क्या नहीं होता बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस सुपरसीड नहीं होता। क्या सुपरसीड होता है बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी। सुपरसीड को हिंदी में बोलते हैं भंग कर देना। क्या कर देना? खत्म कर देना। यस, तो बच्चों ध्यान से देखिए, सुपरसीडिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया क्या है बच्चों? टेकिंग ओवर द फंक्शंस। बच्चों अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, क्या लगता है बच्चों, कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि क्या कर दिया जाए? स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी को क्या कर दिया जाए? सुपरसीड कर दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? एक नोटिस इश्यू करेगी। किसको इश्यू करेगी? गवर्निंग बॉडी को एक नोटिस इश्यू करेगी कि हमको लगता है यार कि तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, गवर्निंग बॉडी जो है अपने फंक्शंस को सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर रही है, तो हमको लगता है, या तुम हमारे डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम अकाउंट्स वगैरह बराबर से मेंटेन, तुम एक नंबर के निकम्मे, और हमको लगता है कि हम क्या कर दें, अपनी पावर को एक्सरसाइज करके स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी को हम क्या कर दें? सुपरसीड कर दें। तो यस, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे गवर्निंग बॉडी को, और उसके बाद ऑफिशियल गैजेटे में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया जाएगा, दोनों ऑफिशियल गैजेटे में, स्टेट और कंट्री। यस, और गवर्निंग बॉडी को क्या कर दिया जाएगा? सुपरसीड किया जाएगा। अब नोटिफिकेशन जब इश्यू होता है तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले जितने भी स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी का मेंबर थे, सबका ऑफिस क्या हो जाएगा? विल कम टू एन एंड। कोई कॉम्पनसेशन मिलने वाला नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के अफेयर्स को मैनेज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। और स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कौन करेगा? ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने महीने तक सुपरसीडिंग रहेगा? मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। 6 महीने के अंदर क्या करना है बच्चों? भाई 6 महीने के अंदर क्या करना है? गवर्निंग बॉडी को क्या करना है बच्चों? रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर आपको गवर्निंग बॉडी को वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, आपको अपने ऑफिसर्स को क्या करना है? बुलाना है। मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक ही क्या रहेगा? सुपर सीडेड या सुपर जो सीडिंग है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हिंदी में भी लिखा है।
पावर टू सस्पेंड द बिजनेस ऑफ, हाँ एक्चुअली 6 मंथ वाला पॉइंट नहीं है क्या? अरे आई एम सॉरी, हाँ यहाँ पे 6 मंथ्स नहीं है, सॉरी 6 मंथ इज देयर इन द केस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ तो यहाँ पे जब तक जितना पॉइंट जितना टाइम कहाँ पे लिखा है, नोटिफिकेशन में लिखा है, उतने टाइम तक सुपरसीड रहेगी बॉडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, नेक्स्ट इज पावर टू सस्पेंड द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखिए आपकी गवर्निंग बॉडी सुपरसीड हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस तो क्या रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग चालू रहेगी। सस्पेंड द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, और मैंने आप सबको बताया कोविड के टाइम पे हर एक बिजनेस न्यूज चैनल से आवाज आ रही थी, क्या, स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को क्या करो, सस्पेंड करो। इट कैन बी डन इवन फॉर 1 आवर, 1 ट्रेडिंग सेशन, 1 डे, इज दैट क्लियर, नॉट लेस देन। इधर देखिए, तो अगर बच्चों कितने दिन के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है क्या है, इमरजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि क्या है बच्चों, इमरजेंसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट वगैरह किसी को देने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या कर सकती है बच्चों, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी, सेम दोनों जगह की नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गैजेट में स्टेट जहां पे प्रिंसिपल ऑफिस है और कंट्री, आपके स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है मैक्सिमम 7 डेज के लिए। हाँ पहली बार में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज के पीरियड को अगर आपको क्या करना है, वापस से एक्सटेंड करना है, तो फिर आपको सेकंड टाइम में क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट गवर्निंग बॉडी को देना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखिए, जब स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस सस्पेंड हो जाता है, जब स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस क्या हो जाता है, तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग जो होती है वो क्या होती है, थम जाती है, रुक जाती है। इज दैट क्लियर? नाउ उसके बाद पावर टू इश्यू डायरेक्शंस, क्या है बच्चों, ये आपको पता ही है, क्या है पावर टू इश्यू डायरेक्शन। इंक्वायरी के बाद सभी ने स्टॉक एक्सचेंजेस के यहाँ पे इंक्वायरी की, या स्टॉक ब्रोकर्स के यहाँ पे इंक्वायरी की, और इंक्वायरी में लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो किसके भले के लिए, in the interest of the public and in the interest of securities market, then to secure the right management, to prevent detrimental practices, yes or no बच्चों, क्या कर सकता है, सेबी डायरेक्शन दे सकती है, yes or no, and डायरेक्शन में इंक्लूड, डायरेक्शन के अंदर क्या आ सकता है, डिसगॉर्जमेंट हो सकता है और पेनल्टीज भी इंपोज की जा सकती हैं, ठीक है सेम। और किसको डायरेक्शन दे सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक एक्सचेंज की इंटरमीडियरी को, कोई भी ऐसा इंसान जो स्टॉक एक्सचेंज से क्या है, कनेक्टेड है, या फिर कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड है नॉन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। डिसगॉर्जमेंट भी हो सकता है, और डिसगॉर्जमेंट किसका होगा बच्चों, और डिसगॉर्जमेंट किसका होता है, डिसगॉर्जमेंट किसका होगा, जिसने अनलॉफुल गेन किया है, और खुद से अनलॉफुल गेन किया है, और दूसरों को अनलॉफुल लॉस जो है वो कॉज करवाया है, ठीक है। नाउ उसके बाद सेबी अगर चाहे तो किसी पर्टिकुलर एरिया में होने वाले ट्रांजैक्शन को क्या डिक्लेयर कर सकती है, इलीगल डिक्लेयर कर सकती है, ये पावर सेबी के पास भी है। अगेन ये कौन सी पावर है बच्चों, एरियाज वाली पावर है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट याद रखना सेबी के पास भी ये पावर है, किस बारे में, कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो सेबी उन ट्रांजैक्शन को क्या डिक्लेयर कर सकती है, इलीगल। लेकिन हाँ अगर मान लो ट्रांजैक्शन किसी एरिया में किसने किए हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर ने किए हैं, और वो ट्रांजैक्शन किसके हिसाब से हुए हैं, सेबी की परमिशन से हुए हैं, या फिर सेबी की परमिशन से नहीं हुए पर स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज को फॉलो करेगी, तो उसको इलीगल सेबी डिक्लेयर नहीं करेगी। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, ये जो भी मैंने बोला है उसका शॉर्ट में हिंदी में एक्सप्लेन किया मैंने। हाँ जी, कोई तो कुछ बोल रहा था, किसी को कोई डाउट है अभी तक, प्लीज पूछिए बच्चों। बहुत बढ़िया, ट्रेडिंग आवर्स के बाहर सस्पेंड करती है तो क्या होगा, तो सस्पेंड करने की जरूरत क्या है, ट्रेडिंग आवर्स के बाहर तो वैसी ट्रेडिंग बंद है, ट्रेडिंग आवर्स के बाद तो वैसे ही ट्रेडिंग बंद है। तेरे को प्लीज 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 पूछ, प्लीज पूछ पिताजी, प्लीज पूछिए। गवर्निंग बॉडी, प्लीज हियर, ऑफिस बेरर्स आर डिफरेंट,
लेकिन कई केसेस में जो गवर्निंग बॉडी के डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्निंग बॉडी के क्या होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको भी हम ऑफिस बेयरर बोल सकते हैं। बट गवर्निंग बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कंपनी में क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वैसे ही गवर्निंग बॉडी में गवर्नर्स होते हैं। कौन होते हैं बच्चों, गवर्नर्स। और बायलॉज में आप लिख सकते हो कि जो गवर्नर्स हैं उनको भी हम क्या मानेंगे, ऑफिस बेयरर्स मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ यस यस यस, उसके बाद नेक्स्ट पावर क्या है बच्चों, पावर टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट्स इन सर्टेन केसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इश्यू करके क्या बोल सकती है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको ट्रांजैक्ट करना है स्टॉक्स में, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये सब प्रोविजन अभी उतने मैटर नहीं करते। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, सभी एक्ट वाली प्रोविजन है क्या, कोई बंदा अगर जिसको जो प्राइमा फेसी किसी कॉन्ट्रावेंशन का सस्पेक्ट है, अगर वो सेबी को क्या करता है, अगर वो सेबी को सारी इंफॉर्मेशन, गुनाह से संबंधित, नॉन कंप्लाइंस से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन अगर वो सेबी को डिस्क्लोज करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो कैन आई से सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकमेंड कर सकती, सेम हमने जो सेबी एक्ट में पढ़ा था, सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकमेंड कर सकती क्या कि इसको इम्यूनिटी दे दो। किससे, सेबी के जो पीनल प्रोविजन है, सेबी के जो कौन से प्रोविजन है, सजा देने वाले प्रोविजन। बेसिकली सेम अगर कॉमन सेंस में बोला जाए, कॉमन लैंग्वेज में, तो अगर कोई इंसान सरकारी गवाह बनने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, सेबी का गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसकी सजा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मनी हाइस्ट में सीख गए थे अपन ये सब। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बच्चों, पावर टू मेक रूल्स और डेलीगेट द पावर ऑफ रूल्स। बच्चों कहना से इस एक्ट के अंदर बहुत सारे मैटर्स दिए गए हैं, उन सारे मैटर्स में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, और रूल्स बनाने की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई और सेबी को भी क्या कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। लेकिन सेक्शन 30 में जो मैटर्स दिए गए हैं, कहाँ पे बच्चों, सेक्शन 30 में जो मैटर्स दिए गए हैं, इन मैटर्स के ऊपर रूल्स कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और अपनी पावर वो सेबी को और आरबीआई को डेलीगेट नहीं करेगी। लेकिन अपने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेबी को वैसे भी, सेबी को रूल्स बनाना ही नहीं है बच्चों, सेबी तो रेगुलेशंस बनाती है, तो सेबी इन मैटर्स के ऊपर क्या बना सकती है, रेगुलेशंस बना सकती है, क्योंकि सेबी के पास एक जनरल पावर होती है रेगुलेशंस बनाने की बच्चों। नाउ जो भी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, उन सबको रूल्स बनाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कमेटी है वो रूल्स ड्राफ्ट करती है। उसके बाद 30 दिन के लिए अपन उसको कहाँ पे रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में 30 दिन, राज्यसभा में 30 दिन। कब, जब ये सेशन में है, जब यहाँ पे कामकाज होता है, इनके ऊपर चर्चाएं होंगी, और उसके बाद चर्चा होने के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट है उसको ऑफिशियल गैजेट में क्या किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। और याद रखना, जब वो नोटिफाई हो जाएगा वो रूल, तब से एप्लीकेबल हो जाएगा, और नोटिफाई होने के पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको वो अमेंडेड रूल्स या नए रूल्स अफेक्ट नहीं करेंगे। नाउ अगला जो डिस्कशन है, पावर किसकी है बच्चों, पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जो अगली डिस्कशन पावर है, जो तो हमने अभी पढ़ लिया, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द पावर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्लीज हियर। सो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकता है बच्चों, सबसे पहला एक ही पावर सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, ये लिखा है, जो पहला पॉइंट हमने लिखा है पावर टू मेक रूल, इसको भी हम किसके अंदर कवर कर लेंगे, पावर टू मेक बायलॉज। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जो सबसे महत्वपूर्ण पावर है, जिस पावर के चलते स्टॉक एक्सचेंज को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन करके भी जाना जाता है, वो पावर क्या है बच्चों, वो पावर है पावर टू मेक द बायलॉज, पावर टू मेक द, यस। तो बच्चों बायलॉज के जरिए स्टॉक एक्सचेंज, देखिए मैंने बायलॉज की जरूरत क्यों पड़ती है, अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कंपनी है तो कंपनीज एक्ट फॉलो करता है, स्टॉक एक्सचेंज एक बेसिकली स्टॉक मार्केट का इंटरमीडिएट है तो वो सेबी एक्ट और वो सारी चीजें फॉलो करता है स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन आप एक चीज समझिए, हर एक चीज के लिए हम लॉ नहीं बना सकते, वी कैन नॉट हैव लॉ फॉर एवरी अदर पर्पज। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कहूं, तो स्टॉक एक्सचेंज में जब ट्रेडिंग होती है, तो यू ऑल नो कि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रेडिंग होती है सारे ऑर्डर्स क्लियरिंग हाउस में आते हैं, तो क्लियरिंग हाउस से शेयर निकल के ब्रोकर के पास कैसे जाएंगे, ब्रोकर के क्लियरिंग अकाउंट में जाते हैं, क्लियरिंग अकाउंट से फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, एंड सो ऑन। तो ये दुनिया भर का होता है। क्या इसके ऊपर आप लॉ बना सकते हो, कैन यू हैव अ लॉ ऑन दिस, नो यू कैन नॉट हैव लॉ ऑन दिस।
तो ये जितने भी टेक्निकल मैटर्स हैं, जितने भी क्या हैं टेक्निकलिटीज हैं, वो आप क्या करते हो बायलॉज में मेंशन कर देते हो। अब ऐसा नहीं कि बायलॉज में कुछ भी स्टॉक एक्सचेंज अंड संड लिख दे, तो उसकी पावर को भी अपन ने कंट्रोल किया। तो स्टॉक एक्सचेंज सेबी का प्रायर अप्रूवल लेके, स्टॉक एक्सचेंज किसका अप्रूवल लेके, सेबी का प्रायर अप्रूवल लेके क्या कर सकता है, बायलॉज बना सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग इट्स इंटरनल अफेयर्स, अपने आंतरिक मामलों के लिए। ठीक है। नाउ अब बायलॉज में क्या क्या लिख सकते हैं, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 12 मैटर्स अपने को बताने हैं जो बायलॉज में लिखे हो सकते हैं। अपने नोट्स में जो लिखा है वो भी ठीक है, उसके अलावा 12 मैटर। प्रोहिबिशन ऑफ तारावनी ट्रेड, प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट बेटा, तारावनी ट्रेड्स। प्रोहिबिशन ऑफ बदला ट्रेड्स, प्रोहिबिशन ऑफ बार्गेन सेल, पहले बार्गेन सेल भी हो जाती थी स्टॉक मार्केट में। ठीक है। उसके बाद रूल्स रिलेटिंग टू मार्जिन ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग कैसी होगी, ये 4-5 मैटर हो गए। उसके बाद ब्रोकर्स के बीच में, स्टॉक एक्सचेंज सेबी के साथ, कंपनीज के साथ, ब्रोकर्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, इसके ऊपर आप बायलॉ बना सकते हो। मैनर ऑफ सेटलमेंट, स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले ट्रांजैक्शन सेटल कैसे होंगे, आप इसके ऊपर बायलॉज बना सकते हो। देन अगर ब्रोकर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो आप उसको सेटल कैसे करोगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, आप ये डिसाइड कर सकते हो। देन पेनल्टीज वगैरह, जो मेंबर्स बायलॉज को पालन नहीं करेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टीज क्या लगाओगे आप, वो आप लिख सकते हो। उनको पनिशमेंट क्या दोगे आप, वो लिख सकते हो बायलॉ में। देन मैनर ऑफ सेटलमेंट, ट्रेड में सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, ब्रोकरेज के रेट, मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रोकरेज जो ब्रोकर चार्ज कर सकते हैं। देन मार्केट टाइमिंग, लिस्टिंग, प्रोसीजर फॉर लिस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये सारी। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जिसके ऊपर आप क्या बना सकते हो, अपने बायलॉज बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बनाना ही है, सेबी ने जिसके ऊपर आपको सेबी स्टॉक एक्सचेंज को डायरेक्शन भी दे सकती है, रूल्स रिलेटिंग टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स हु आर आल्सो ब्रोकर्स। आपको बायलॉज में ये भी बताना पड़ता है क्या, कि आप उन ब्रोकर्स का वोटिंग राइट कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे जो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर होल्डर भी हैं। क्योंकि जो ब्रोकर भी है और स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, शेयर होल्डर भी है। क्या नहीं से मीटिंग में वो वही वोट डालेगा जो स्टॉक एक्सचेंज के भले के लिए और उसके भले के लिए, मार्केट के भले के लिए वो वोट नहीं डालेगा। तो सभी ने इनको डायरेक्शन भी दिया था क्या, कि आपको अपने बायलॉज में क्या करना है, इस चीज के ऊपर बायलॉज में ये बताना है कि आप मेंबर्स जो ब्रोकर्स हैं उनके वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कैसे करोगे। तो कैसे करते हैं रिस्ट्रिक्ट, नंबर 1, सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट करने का तरीका है, वी विल प्रिस्क्राइब द लिस्ट, हम एक लिस्ट बना देंगे और उस लिस्ट में मैटर डाल देंगे। तो उस लिस्ट में जो मैटर्स हैं, मेंबर ब्रोकर सिर्फ उसी मैटर में वोट डाल सकते हैं, बाकी किसी मैटर में वोट। दूसरा, 1 वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, आपके पास कितने भी शेयर उससे फर्क, आप कितना वोट डाल सकते हैं, 1 वोट। और तीसरा, आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते, मीटिंग में अगर आप नहीं आए तो आपका वोटिंग राइट डिश खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, बायलॉज के थ्रू। किसका वोटिंग राइट, जो ऑलरेडी मेंबर भी है और ब्रोकर भी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। व्हाट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, देखो मैच्योरिटी तो तब है जब तुम रियलाइज कर जाओ कि स्टॉक एक्सचेंज जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज तो मात्र एक क्या है, मैनेजर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो व्हाट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज किसका अप्रूवल लेके, सेबी का अप्रूवल लेकर क्या कर सकते हैं, जो क्लियरिंग हाउस के फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं, जो क्लियरिंग हाउस मतलब जो स्टॉक्स में क्या करवाता है, सेटलमेंट करवाता है। क्लियरिंग हाउस के फंक्शन किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लियरिंग हाउस के फंक्शन जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं ना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रैक्टिकली क्या है, सेंट्रल क्लियरिंग सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये किसकी क्लियरिंग हाउस है, बीएससी की। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये किसकी क्लियरिंग हाउस है, एनएससी की। और ये दोनों कंपनीज क्या है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, किसकी, बीएससी की और एनएससी की। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको सेटल कौन करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस सेटल करता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस को कौन सेटल करता है बच्चों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस सेटल करता है। ठीक है। नाउ अब इनका काम क्या होता है क्लियरिंग हाउस का, व्हाट इज द टास्क ऑफ क्लियरिंग हाउस।
सबसे पहला क्या करना है, पीरियडिकल सेटलमेंट। जैसे अपने यहाँ पे पीरियडिकल मतलब पीरियड टू पीरियड, जैसे अभी अपने यहाँ पे T+1 सेटलमेंट चलता है। उसके बाद सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जिसने शेयर खरीदे उसको शेयर मिल जाए और जिसने शेयर बेचे उसको क्या मिल जाए, पैसे मिल जाए। ये हो गया सेटलमेंट। और इनसे रिलेटेड कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन, तो चाहे आप ट्रांजेक्शन कैश मार्केट में करो, कैश मार्केट मतलब स्पॉट ट्रेडिंग में करो या फिर F&O में करो, सेटलमेंट किसके थ्रू होता है बच्चों, क्लियरिंग हाउस के थ्रू होता है। नेक्स्ट, पनिशमेंट ऑफ फॉर कॉन्ट्रवेंशन। तो बच्चों ये भले ही यहाँ पे लॉ में फाइन लिखा है बट इसको पेनल्टी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी इंसान अगर मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी मेंबर अगर बायलॉज को वायलेट करता है, किसको वायलेट करता है, तो उसको सजा क्या मिल सकती है, पेनल्टी लगा सकते हैं, उसकी मेंबरशिप से उसको निकाल सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, या फिर किसी और टाइप का हम पनिशमेंट दे सकते हैं। इसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है बट आपके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, और ये कहां पे लिख सकते हैं अपन, बायलॉज में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम किसकी किसकी पावर्स की बात करेंगे। यस, नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द पावर्स ऑफ सेबी। कौन से कानून के अंदर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर वी विल सी हुज पावर्स बच्चों, पावर्स ऑफ सेबी। तो सबसे पहली पावर क्या है, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स चेंज कर सकता था स्टॉक एक्सचेंज के। इन द सेम मैनर सेबी के पास भी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड पावर थी, सेबी के पास एकदम दबंग वाली पावर है। सबसे पहला, सेबी खुद की इच्छा से या फिर गवर्निंग बॉडी की रिक्वेस्ट पे, खुद की इच्छा पे या फिर गवर्निंग बॉडी की रिक्वेस्ट पे, अगर सेबी को लगता है, क्या लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज में क्या होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए, किसी प्रकार का हम चेंजेस कर सकते हैं, कहां पे बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज में। तो सेबी क्या कर सकती है बच्चों, सेबी एक रीजन ऑर्डर देती है। क्या देती है, रीजन ऑर्डर देती है। रीजंस या फिर सेबी रीजंस लिखती है एक जगह पे, और रीजन लिखने के बाद, रीजन स्पेसिफाई करने के बाद डायरेक्टली सेबी क्या करती है, ऑफिशियल गैजेटे में अमेंडेड बायलॉज या फिर ओवरऑल एकदम नए बायलॉज क्या करती है, पब्लिश कर देती है। कहानी खत्म। अब वो नए बायलॉज क्या हो गए, पब्लिश हो गए, तो अब स्टॉक एक्सचेंजेस को क्या फॉलो करना है, नए बायलॉज। लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस के पास एक टाइम होता है, कितने महीने का, जिस दिन नए बायलॉज सेबी ने पब्लिश किए उसके कितने महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी जो है सेबी को रिप्रेजेंटेशन दे सकती है कि सर ये बायलॉज जो आपने पब्लिश किए फॉलो करना डिफिकल्ट है, इसमें ये चेंजेस कर दो, वो चेंजेस कर दो। तो सेबी को ठीक लगता है ठीक है, और अगर नहीं ठीक लगता तो जो सेबी ने बायलॉज नए नोटिफाई किए थे वही बायलॉज स्टॉक एक्सचेंज के क्या बन जाएंगे, नए बायलॉज बन जाएंगे। लेकिन सेबी यहाँ पे आर्बिट्ररी अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर रही है, सेबी रीजंस रिकॉर्ड कर रही है। क्या कर रही है, और सेबी जो भी कर रही है वो स्टॉक मार्केट के किस लिए कर रही है, डेवलपमेंट के लिए कर रही है। और आपको पता होगा सेबी एक्ट 1992 का ऑब्जेक्टिव है कि स्टॉक मार्केट को क्या करना, डेवलप करना एज वेल एज रेगुलेट करना। उसके बाद सेबी रेगुलेशन बना सकती है, कोई रूल्स भले ही ना बनाए सेबी, रूल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, बट सेबी रेगुलेशन बना सकती है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज में के बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन सेबी बना सकती है, हाँ या ना। अच्छा, और सेबी जो भी रेगुलेशन बनाए, बट सेबी को इन सारी चीजों के लिए रेगुलेशन बनाना चाहिए। किन सारी चीजों के लिए, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज को रिकग्निशन मिलता है उसके कितने महीने के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर कम से कम 51% शेयर स्टॉक एक्सचेंज के किसके पास होने चाहिए, जो मेंबर्स ब्रोकर नहीं है। दूसरा, ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट कैसे होगा, T+2 T+1। उसके बाद कंपनी को अगर क्या करना है, स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट कराना है, तो जैसे कि आपको पता है ICDR रेगुलेशन बनाए हैं, और ऑन एनी अदर मैटर एज में भी प्रिस्क्राइब। और सेबी जो रेगुलेशन बनाएगी सेम वो रेगुलेशन क्या होंगे, 30 दिन तक लोकसभा और 30 दिन तक राज्यसभा में रखे जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगा और उसके बाद नए रेगुलेशंस क्या होंगे, नोटिफाई होंगे। और जो नए रेगुलेशन नोटिफाई हुए हैं वो उन ट्रांजेक्शन्स को अफेक्ट नहीं करेंगे जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। इज दैट क्लियर। नाउ पावर टू एडजुडिकेट, सभी के पास एक और पावर है, कौन सी,
एडजुडिकेट का मतलब क्या है? डिसीजन देना और पेनल्टीज पनिशमेंट देना। तो क्या सेम जो सेबी एक्ट में हमने पढ़ा था सेक्शन 15 के अंदर, आप एडजुडिकेट कर सकते हो, देन आप एक डिविजनल चीफ लेवल का ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हो जो इंक्वायरी करेगा, रिपोर्ट देगा। तो ये सेम चीज़ है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज। बच्चों कुछ नहीं, यहाँ पे पावर किसको है? एक मिनट, ये भी खत्म हो गया, पावर से सेबी भी खत्म हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं? यस, लगभग हम सेक्शन नंबर 13 से लेके सेक्शन नंबर 19 तक देखेंगे, जो किससे डील करते हैं? एरियाज से। किससे डील करते हैं बच्चों? एरियाज से। नाउ उसके बाद देखिए, नाउ सेक्शन 13 जो है वो किसको पावर देती है? किसी की पावर देती है? किसी पर्टिकुलर एरिया में होने वाली ट्रेडिंग को क्या करने की? यस, सेक्शन 13 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रकार से पावर देता है। किस चीज़ की पावर देता है? किसी पर्टिकुलर एरिया में होने वाली ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर एरिया में देखा कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, किस वॉल्यूम में, किस लेवल पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और उसके बाद लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, सिक्योरिटी ट्रेड के इंटरेस्ट में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर सकती है और ये बोल सकती है कि नोटिफिकेशन इशू होने के बाद उस एरिया में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन क्या होंगे? इलीगल होंगे। हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन उन ट्रांजेक्शन्स को अफेक्ट नहीं करेगा जो स्टॉक एक्सचेंज, जो किसने किया है? मेंबर्स ने किया है, बायलॉज के हिसाब से किया है, परमिशन के साथ किया है। नो, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये एरियाज वाले जो भी प्रोविजंस हैं आज की तारीख में रेलेवेंस नहीं है इनकी। सो अगर इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखना है तो ये भी लिखा हुआ है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये जो एरियाज वाला काम है मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन भी किया है। इफ यू कुड सी, मुरली इंडस्ट्रीज के केस में, मतलब क्या आज की तारीख में सेक्शन 13 वाली पावर एक्सरसाइज होती है? तो यस, एक बार हुई है। कब? मुरली इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हुए थे किसी पर्टिकुलर एरिया में, और उन ट्रांजैक्शन को क्या किया गया था? इलीगल डिक्लेयर किया गया था। इवन आफ्टर, कब? डीमैटेरियलाइजेशन का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का कंसेप्ट आने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। सेक्शन 13 है, क्या बोलते हैं? आजकल ट्रेडिंग कहां पे होती है? ट्रेडिंग कहां पे होती है आजकल? ट्रेडिंग फ्लोर, जो पहले रिंग्स होते थे, या फिर एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर पे? एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर पे। कॉन्ट्रैक्ट्स इन नोटिफाइड एरिया टू बी वाइड। क्या नहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू किया था सेक्शन 13 के अंदर कि इस एरिया में जो भी ट्रेडिंग होगी वो वाइड हो जाएगी। क्या नहीं से नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो वाइड हो जाएंगे। हाँ, अगर ट्रांजेक्शन ब्रोकर्स ने किए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट या सभी की परमिशन लेके किए थे, या बायलॉज के हिसाब से किए थे, तो वो ट्रांजेक्शन वैलिड रहेंगे। ठीक है, गुड फेथ वाला। हाँ, और किसी, नहीं, गुड फेथ वाला आगे आएगा। हाँ, मतलब वो ट्रांजेक्शन तो वाइड हो गए, लेकिन अब मान लो नोटिफाइड एरिया में आपने ट्रांजेक्शन किया, ब्रोकर के थ्रू ट्रांजेक्शन किया, वो ट्रांजेक्शन तो वाइड है। लेकिन अब किसी इंसान ने अगर अपने ब्रोकर को पैसे दिए थे कि भाई मेरे लिए शेयर खरीद लेना, गुड फेथ में दिए थे पैसे, उसको पता ही था नोटिफिकेशन के बारे में, तो वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है। लेकिन ट्रांजेक्शन क्या रहेगा? ट्रांजेक्शन वॉइड ही रहेगा। कब? अगर नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है। मेंबर्स मे नॉट एक्ट एज प्रिंसिपल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है बच्चों? देखो, एक स्टॉक ब्रोकर हमेशा एक एजेंट की तरह ही शेयर्स खरीदेगा और एजेंट की तरह ही शेयर्स बेचेगा। एम आई करेक्ट? क्योंकि स्टॉक ब्रोकर जो होता है वो मेंबर का क्या, इन्वेस्टर का क्या होता है? एजेंट होता है। तो मेरा जो स्टॉक ब्रोकर है HDFC, वो हमेशा क्या करेगा? मेरे बिहाफ पे शेयर खरीदेगा और मेरे बिहाफ पे शेयर बेचेगा, तो एज एन एजेंट। तो मुझे बताइए, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर मतलब एक ब्रोकर एज अ मेंबर शेयर कब खरीदेगा? एज अ प्रिंसिपल शेयर कब खरीदेगा? स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर एज अ प्रिंसिपल शेयर कब खरीदेगा? जब वो शेयर खुद के लिए खरीद रहे हैं। तो जनरल रूल ये है कि अगर उसको एज अ प्रिंसिपल शेयर खरीदना है तो वो किससे खरीद सकता है? किसी दूसरे इंसान से खरीद सकता है जो खुद भी एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। किसी दूसरे इंसान से खरीद सकता है जो खुद भी एज अ, तो एज अ प्रिंसिपल कौन काम करता है स्टॉक मार्केट में? मैं तो काम नहीं, कोई भी इन्वेस्टर तो काम नहीं करता, क्योंकि इन्वेस्टर तो सारे ब्रोकर के थ्रू डील करते, तो वो दूसरा ब्रोकर ही है जो प्रिंसिपल के थ्रू काम करेगा। तो अगर एक ब्रोकर को शेयर्स खरीदने तो वो किससे खरीदेगा? सॉरी,
तो एक ब्रोकर को अगर शेयर खरीदने या बेचने हैं तो वो किससे खरीदेगा? दूसरे ब्रोकर से खरीदेगा, दूसरे ब्रोकर को बेचेगा। तो ये जनरल रूल है। क्यों? क्योंकि ब्रोकर अगर डायरेक्टली मेंबर से शेयर खरीदता है तो उस ट्रांजैक्शन में झोल हो सकता है। ब्रोकर मेंबर से शेयर हथियाने के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता है। इसलिए हमने बोला कि भाई ब्रोकर तू मेंबर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, सॉरी, ब्रोकर को हमने बोला कि तू इन्वेस्टर के साथ डायरेक्टली ट्रेड, लेकिन 3 केसेस हैं जहां पे आप कर सकते हो। पहला, आप रिटर्न कंसेंट ले लो और फिर ट्रेड कर लो। दूसरा, अगर रिटर्न कंसेंट पहले नहीं ले पाए तो 3 दिन के अंदर ले लो। और तीसरा, अगर आपको ट्रेड करना पड़े एज अ प्रिंसिपल विथ एनी मेंबर, विथ एनी इन्वेस्टर, यस, अगर स्टॉक ब्रोकर को इन द कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल ट्रेड करना पड़ रहा है, किसके साथ? किसी इन्वेस्टर के साथ, किसी कस्टमर के साथ, किसी क्लाइंट के साथ, तो वो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि क्लाइंट का कोई आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन था जो क्लाइंट ने क्या नहीं किया है? सेटल नहीं किया है। और उस ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए आप बिना कंसेंट लिए, ब्रोकर बिना कंसेंट लिए एज अ प्रिंसिपल किसका ट्रांजेक्ट कर सकता है? क्लाइंट के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लाइसेंसिंग ऑफ डीलर इन सर्टेन केसेस, कुछ नहीं बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वापस से पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वापस से पावर है कि किसी एरिया में सेक्शन नंबर 13 के अंदर नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है, इश्यू नहीं हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके भले के लिए? सिक्योरिटीज मार्केट के भले के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी एरिया के लिए ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन बोल सकती है कि फॉर एग्जांपल दिल्ली के चांदनी चौक में अगर किसी को भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में ट्रेड करना है, मैं पहले की बात कर रहा हूं, दिल्ली के चांदनी चौक के एरिया में अगर किसी भी इंसान को क्या करना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में ट्रेड करना है या ऐसे शेयर्स में ट्रेड करना है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो चांदनी चौक में अगर कोई भी ट्रेड करेगा तो उसको क्या करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के कोई भी आदमी ट्रेड नहीं कर सकता। हाँ, हालांकि जो लोग ऑलरेडी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं, वो ट्रेड कर सकते हैं, या फिर उस जिसने सेबी से परमिशन वगैरह ली है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो कुल मिला के कुछ नहीं बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर आ गई थी। किस चीज़ की पावर आ गई थी? एरियाज को रेगुलेट करना। किसके थ्रू? लाइसेंस के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों? लाइसेंस के थ्रू एरियाज को क्या करना? रेगुलेट करना, जहां पे ट्रेडिंग होगी और नहीं होगी। उसके बाद नोटिफिकेशन में आप स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी लिख सकते हो। नोटिफिकेशन में आप किसके बारे में लिख सकते हो? स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी लिख सकते हो कि अगर किसी ब्रोकर को या किसी भी इंसान को उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करना है? स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसको क्या चाहिए? उसको सबसे पहले लाइसेंस चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना? ये कुछ केसेस हैं, ये एरियाज वाले कंसेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ केसेस ऐड किए हैं। In the case of Pankaj Pathak versus State of Madhya Pradesh, it was decided that if a stockbroker trades on behalf of his client without any license from the central government in respect of the area जिसके लिए नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नोटिफिकेशन इश्यू भी हुआ है और आप ब्रोकर हो और आप स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज के हिसाब से ट्रेड करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला केस मुझे काफी अच्छा लगता है। यस, इन द केस ऑफ डीएम वॉल्टन वर्सेस कोचिन स्टॉक एक्सचेंज, डीएम वॉल्टन ने कहां पे ट्रेड किया? कोचिन स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ट्रेड किया। कोचिन स्टॉक एक्सचेंज के ऑथराइज्ड एरिया में, अनऑथराइज्ड एरिया में? अनऑथराइज्ड एरिया में, क्योंकि कोचिन स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ जगह बताई थी कि यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन डीएम वॉल्टन जो स्टॉक ब्रोकर था वो वहां पे ट्रेड नहीं कर रहा था। तो कुछ नहीं बच्चों, कोचिन स्टॉक एक्सचेंज कोर्ट गया और कोर्ट से क्या लेके आया? परमानेंट इंजंक्शन लेके आया। किसके अगेंस्ट? डीएम वॉल्टन के अगेंस्ट, की कोर्ट डीएम वॉल्टन को परमानेंटली रोक दो। किस चीज से? अनऑथराइज्ड एरिया में क्या करने से? ट्रेड करने से। कोचिन स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स हैं उनमें ट्रेड कहां पे होगा? उसी जगह पे होगा जो कोचिन स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफाई करेगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? जो अगला डिस्कशन, दैट इज व्हाट बेटा? पब्लिक इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सो सबसे पहले आपको अगर पब्लिक इश्यू करना है, कोई भी कंपनी अपना पब्लिक इश्यू लेके आ सकती है। अगर वो क्या करती है? सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में जो
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको क्या करती है, मीट करती है। ठीक है, ईश्वर को स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन भी अप्लाई करना है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 40 में भी ये बताया है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज की क्या लेनी है, परमिशन लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगर स्टॉक एक्सचेंज ने आपको लिस्टिंग की परमिशन नहीं दी तो, और आपने लोगों से एप्लीकेशन मनी, आपने पब्लिक इश्यू ओपन कर दिया, लोगों से एप्लीकेशन मनी वगैरह ले लिया तो, और स्टॉक एक्सचेंज ने आपको परमिशन नहीं, तो 8 दिन के अंदर आपको पैसे क्या करने हैं, रिफंड करने हैं। अगर 8 दिन के दौरान अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 8th डे को अगर पब्लिक हॉलीडे आता है तो आपको पैसे वापस करने हैं नेक्स्ट डे जो पब्लिक हॉलीडे नहीं है। और अगर आप 8 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं कर पाए तो आपको 15% का इंटरेस्ट पे करना है। डोंट वरी, अगर आपको लिस्टिंग की परमिशन नहीं मिलती और आपको पैसे रिफंड नहीं करने तो देयर इज अ सोल्यूशन। क्या है सोल्यूशन? जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज का डिसीजन आया, किस चीज़ का डिसीजन आया कि वो आपको लिस्टिंग की परमिशन नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके 15 डेज़ के अंदर आप कहाँ चले जाओ। अगर आप सेट 15 डेज़ के अंदर नहीं चले गए तो 1 महीने का आपको सेट क्या दे सकता है, एक्सटेंशन दे सकता है। अच्छा, तुमने लिस्टिंग की परमिशन के लिए अप्लाई किया था, स्टॉक एक्सचेंज ने कम्युनिकेट किया तो उसके 15 डेज़ के अंदर चले जाओ। स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ कम्युनिकेट ही नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितने तक वेट करोगे? जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके आप 10 वीक्स तक क्या करोगे, वेट करोगे। और 10 वीक्स तक अगर स्टॉक एक्सचेंज ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो आप क्या मान लोगे कि स्टॉक एक्सचेंज ने आपको लिस्टिंग की परमिशन नहीं दी। और अगले 15 डेज़ के अंदर आप कहाँ जा सकते हो, सेट जा सकते हो। और अब 15 डेज़ के अंदर नहीं जा पाए तो 15 डेज़ का फर्दर एक्सटेंशन आपको कौन दे देगा, सेट दे देगा। इज दैट क्लियर? सफिशिएंट कॉज आप दिखाए, यहाँ पे 1 महीना नहीं है, यहाँ पे 15 डेज है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 10 वीक्स का टाइम काफ़ी बड़ा हो गया है। और जब स्टॉक एक्सचेंज के डिसीजन को आप क्या करते हो, सेट में अपील करते हो। सेट क्या कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज डिसीजन को कंफर्म कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ये सुनो बच्चों, या फिर सेट डायरेक्टली किसको ऑर्डर देगा, स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर देगा। किस चीज़ का, कि कंपनी के शेयर्स को लिस्ट कर दीजिए। ये सुनो बच्चों। अच्छा, सेट की बात नहीं मानी तो इसको भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जा सकता है ना। चलो देखते हैं। सेट के पास अगर कोई अपील जाती है, सेट को कोशिश क्या करना है, 6 महीने के अंदर उसको अपील डिस्पोज ऑफ करनी है, हाँ या ना? ओके, आगे बढ़ जाओ। एक्सक्लूजन ऑफ डिलीवरी, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है बच्चों? हाँ जी, अरे बच्चों, किसी एरिया में सेक्शन 13 के अंदर नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर हाँ नहीं, सेक्शन 13 के अंदर नोटिफिकेशन इशू हुआ है नहीं हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में सेक्शन 17 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब क्या है, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। किसके थ्रू? लाइसेंसेस के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों? लाइसेंसेस के थ्रू, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद बच्चों, मतलब एक मिनट, सेक्शन 17 के थ्रू डिक्लेयर कर डील कर सकती है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर किसी को भी क्या करना है, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसको किसकी परमिशन लेनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, या लाइसेंस लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट से। नाउ डेरिवेटिव इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन डेरिवेटिव, मैंने तो आपको अभी तक डेरिवेटिव्स पढ़ाया नहीं है, बट जो भी है स्टॉक एक्सचेंज में होगा, स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस से क्या होगा, सेटल होगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे होने चाहिए, कुछ नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सेटलमेंट किसके थ्रू होगा, क्लियरिंग हाउस के थ्रू सेटल होगा। डीलिस्टिंग, ये तो खैर हम डिटेल में डीलिस्टिंग रेगुलेशन में पढ़ेंगे, बट बच्चों यस, सेक्शन 21A ऑफ सिक्रा किसको पावर देता है कि स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी को क्या देके, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके, ऑन द ग्राउंड्स जो सिक्रा में स्पेसिफाइड है, क्या कर सकता है, किसी भी कंपनी को क्या कर सकता है, डीलिस्ट कर सकता है। क्या क्या ग्राउंड्स हैं, 25% की शेयर होल्डिंग, पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन, इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस टाइम पे रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम्हारा लॉस इतना है कि तुम्हारा नेटवर्थ नेगेटिव हो गया है। उसके बाद आपके शेयर्स में लगातार पिछले 3 साल तक इनफ्रीक्वेंट ट्रेडिंग है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज आपके शेयर्स को क्या कर सकता है, डीलिस्ट कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स गिवन इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। अब जिस कंपनी का कटा है, जिस कंपनी के शेयर्स डीलिस्ट हुए हैं, कितने दिन के अंदर, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज का ऑर्डर आया डीलिस्टिंग उसके 15 डेज के अंदर वो कहाँ जा सकती है, सेट। और अगर 15 डेज के अंदर नहीं जा पाए तो
1 महीने का एक्सटेंशन कौन ग्रांट कर सकता है? शायद ग्रांट कर सकता है। अगर आपने क्या दिखाया उसको? सफिशिएंट कॉज दिखाया। नाउ सेक्शन 23 किससे रिलेट करता है? लिखा पेनल्टी से बट एक्चुअली है क्या ये? सॉरी, यस, लिखा पेनल्टी बट एक्चुअली क्या है? ये फाइन है। मतलब सेक्शन 23 जो है वो क्या है? सिविल प्रोविजन है, क्रिमिनल प्रोविजन है? लिखा सिविल है बट है क्या? क्रिमिनल है। देखो क्या क्या गुना है। तो ये जो बेसिकली सारे प्रोविजन है कौन से हैं? एरियाज वाले हैं। अगर आप उस एरिया में ट्रेड करते हो जिस जहां पे ट्रेडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की है? प्रोहिबिट करी है। आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बट कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या स्टॉक एक्सचेंज के बाहर? बाहर। सिक्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। अगर आप ब्रोकर नहीं हो बट फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप स्टॉक एक्सचेंज के क्या हो? ब्रोकर हो। उसके बाद आप उस जगह पे ट्रेडिंग कर रहे हो जो ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज ने स्पेसिफाई नहीं की है। या फिर आप क्या नहीं कर रहे हो? सेक्शन 21 के अंदर किसका ऑर्डर? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर। या फिर सेक्शन 22 के अंदर सेट का ऑर्डर। सेक्शन 22 के अंदर सेट स्टॉक एक्सचेंज को बोल सकती है कि इस कंपनी को क्या करो? लिस्ट करो। आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो। या फिर आप अपनी जगह क्या कर रहे हो? अपनी जगह किसी दूसरे को अलाउ कर रहे हो। किस लिए? कि वो वहां पे ट्रेडिंग कर ले। कौन सी ट्रेडिंग? ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड? अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग। तो ये सारे केसेस किए हैं तो ये सारे क्रिमिनल हैं। यहाँ पे सजा कितने साल की हो सकती है? 10 साल की जेल हो सकती है, 25 करोड़ का फाइन, या फिर किस्मत खराब है तो दोनों। ना पेनल्टीज, ये सिविल प्रोविजन है। और पेनल्टीज को एडजुडिकेट कौन कर सकता है? आपने पढ़ा है सेबी पेनल्टीज को क्या कर सकती है? एडजुडिकेट कर सकती है। यस और नो? चलो देखते हैं। सबसे पहला, अगर आप क्या नहीं कर पाए? आप पीरियोडिक रिटर्न सेबी के साथ फाइल नहीं कर पाए, पेनल्टी कितनी लगेगी? या फिर सेबी के ऑर्डर या डायरेक्शन को फॉलो नहीं करे, 5 लाख से 25 करोड़। आपने सिकरा के अंदर कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसके लिए क्या है बच्चों? जिसके लिए कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं है। अगर आप सेबी को इंफॉर्मेशन देने में फेल हो गए, आप अपने क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट करने में फेल हो गए, अगर आपने इन्वेस्टर का ग्रीवेंस टाइम पे रिजॉल्व नहीं किया, स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट अलग अलग क्लाइंट्स का पैसा और अलग अलग क्लाइंट के शेयर्स सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करने में क्या हो गया? फेल हो गया। तो इन सारे केसेस में 1 लाख रुपए पर डे से लेके मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 करोड़। उसके बाद लिस्टिंग की परमिशन वाली कंडीशन को आपने फुलफिल नहीं की, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लिए बिना तुम क्या करवाने? लिस्ट कराने की प्रोसेस तुमने क्या कर दी? शुरू कर दी। या फिर स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन नहीं दिया, फिर भी तुम क्या कर रहे हो? लोगों के पैसे रिफंड नहीं कर रहे हो। तो अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट आपको क्या लग सकता है? 5 लाख से 25 करोड़ तक की पेनल्टीज लग सकती हैं। और मैंने आपको बताया ये पेनल्टीज पूरी कौन लगाता है बच्चों? और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी लगाने के पहले 3 पॉइंट्स कंसीडर करता है: लॉस टू द इन्वेस्टर, गेन टू द डिफॉल्टर, और रिपीटेटिव नेचर ऑफ ऑफेंस। ठीक है। और ये सारे ऑफेंसेस को आप सेटल भी कर सकते हो सेक्शन नंबर 15 जेबी के अंदर। हाँ है ना? जिस दिन सेबी का शो कॉज नोटिस आता है उसके 60 डेज के अंदर या फिर एडिशनल 60 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो? सेबी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे ये ऑफेंसेस को क्या करना है? ओके। सेबी एक्ट के अंदर या सिकरा के अंदर जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनको सेटल किया जा सकता है। हाँ, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल भी सेटल कर सकता है। और जिस क्रिमिनल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में सेबी ने जहां पे आपके खिलाफ क्या किया है वो भी सेटल कर सकता है। अगर मामला कोर्ट में पहुंच गया है तो कोर्ट सेटल कर देगा। और कोर्ट जाने के पहले कौन सेटल कर सकता है? सेट। कौन से ऑफेंसेस? सिविल या क्रिमिनल? क्रिमिनल नेचर के ऑफेंस। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन जो बहुत फालतू प्रोविजन है क्या है? हाँ जी, इधर देखिए, सुनो ध्यान से। वैसे ये प्रोविजन बहुत फालतू है, अभी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बट ठीक है। डिविडेंड एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है। इनकम म्यूचुअल फंड या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम शेयर करती है किसके साथ? अपने इन्वेस्टर के साथ। सो बच्चों, अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है या फिर CIS या म्यूचुअल फंड के जो भी डिटेल्स है उसमें आपका नाम है, तो क्या नहीं से आपको डिविडेंड और इनकम रिसीव करने का पूरा राइट है।
आपने अपने शेयर्स या फिर यूनिट्स, म्यूचुअल फंड या सीआईएस की यूनिट्स को ट्रांसफर कर दिया है, बट आपका नाम अभी भी कहाँ पे है? ट्रांसफर करने के बाद भी आपका नाम आरओएम में है, क्योंकि पुराने सिस्टम के हिसाब से 30 दिन लगते थे ट्रांसफर को मुकम्मल होने में। तो ट्रांसफर करने के बाद भी अगर आपका नाम कहाँ पे है? आरओएम में है, तो भी आपको ही मिलेगा, क्योंकि आरओएम में किसका नाम है? आपका ही नाम है। प्रोविजन पुराना है, हालांकि सेक्शन नंबर 126 जो कंपनीज एक्ट का है, उसने इस पोजीशन को क्या कर दिया है? रिजॉल्व कर दिया है। उसने इस पोजीशन को क्या कर दिया है? रिजॉल्व कर दिया है ना। लेकिन इसमें एक चीज बोल रहा है कि शेयर ट्रांसफर कर दिए मैंने आपको, या मैंने आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या सीआईएस की यूनिट्स ट्रांसफर कर दी, और ट्रांसफर डीड के ऊपर ट्रांसफरर ने मैंने क्या लिख दिया कि भले ही मेरा नाम आरओएम पे है, बट जो भी इनकम या डिविडेंड है वो किसको देना? ट्रांसफरी को देना। या फिर ऐसा नहीं हुआ, पर ट्रांसफरी ने क्या किया? डिविडेंड या इनकम डिक्लेयर होने के 15 दिन के अंदर ट्रांसफर से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास क्या कर दिए? जमा कर दिए, लॉन्च कर दिए। या फिर अच्छा, ये 15 दिन के अंदर जमा कर दिए, 15 दिन का पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है अगर ट्रांसफरी की डेथ हो गई, या फिर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट घूम गए, या फिर कंपनी के पास लेट पहुंचते हैं 15 दिन से, क्योंकि इसमें पोस्ट की गलती है, तो 15 दिन के पीरियड को क्या किया जा सकता है? और इन केसेस में डिविडेंड किसको दिया जा सकता है? ट्रांसफरी को दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी इतनी सारी चीजें होने के बावजूद आप डिविडेंड भले ही ट्रांसफरी को दे रहे हो, लेकिन कंपनी ने फिर भी डिविडेंड किसको दे दिया? ट्रांसफरर के इंस्ट्रक्शन के बाद, या फिर 15 दिन के अंदर लॉन्च होने के बाद भी कंपनी ने डिविडेंड किसको दे दिया? ट्रांसफरर को दे दिया, क्योंकि उसका नाम आरओएम में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रांसफरी एक्शन ले सकता है कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये प्रोविजन ध्यान में रखना। नेक्स्ट इन व्हाट बेटा? कमोडिटी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रॉफिट और लॉस किससे डिसाइड होता है? कमोडिटी के प्राइस मूवमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कमोडिटी डेरिवेटिव। कुछ नहीं, ये भी कहां पे सेटल होगा? क्लियरिंग हाउस। जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, उसके क्लियरिंग हाउस के थ्रू क्या होना चाहिए? इसको सेटल होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रेगुलेशन इश्यू करती है 13 के अंदर, 17 के अंदर, क्या कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अगेंस्ट भी इश्यू कर सकती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कमोडिटी डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, होंगे तो मेरी परमिशन से होंगे, या जिसको भी करना है उसको मुझसे क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इश्यू किए हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी इश्यू किए हैं, तो कमोडिटी में उस पर्टिकुलर एरिया में जो कमोडिटी की नॉर्मल रिटेल ट्रेडिंग होती है, लोग अपने घर के लिए खरीदते हैं सोना वोना, उसके ऊपर वो रेगुलेशंस का एप्लीकेबिलिटी नहीं हो, क्योंकि हम लोग घर वगैरह के लिए खरीदते हैं तो हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग थोड़ी ना करते हैं, हम तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग नहीं, सॉरी, डिलीवरी बेस्ड बाइंग। तो जो भी नोटिफिकेशन इश्यू होते हैं तो उस एरिया में जो लोकल खरीद रिटेल ट्रेड चलता है उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। बच्चों नेक्स्ट, अगर एक पब्लिक कंपनी को अपने स्टॉक्स को क्या करवाना है? एक पब्लिक कंपनी को अगर अपने स्टॉक्स को स्टॉक एक्सचेंज में क्या करवाना है? लिस्ट करवाना है। करवा सकती है, नहीं करवा सकती? यस, पब्लिक कंपनी को अगर अपने स्टॉक्स को स्टॉक एक्सचेंज में क्या करवाना है? लिस्ट करवाना है। क्या वो करवा सकती है? यस, बहुत आसानी से करवा सकती है। लेकिन उसको स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना होता है। किस चीज़ के लिए अप्लाई करना होता है? अबे किस चीज़ के लिए अप्लाई करना होता है? फॉर परमिशन ऑफ लिस्टिंग। यू हैव टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग व्हाट बेटा? परमिशन ऑफ लिस्टिंग। कैसे अप्लाई करोगे? एप्लीकेशन दोगे, उसके साथ एमओए की कॉपी, एओए की कॉपी, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट फॉर इशू जो अडानी का 2 दिन पहले आया था न्यूज़पेपर में, देखा था फ्रंट पेज पे बड़ा सा। उसके बाद अपने P&L, बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट 5 साल की, अगर 5 साल तक नहीं है तो नई कंपनी है तो जितने साल की अवेलेबल है उतने साल की। पिछले 10 सालों में डिविडेंड कितना दिया, बोनस शेयर कितना इशू किया, डिविडेंड इंटरेस्ट इन एरियर जो अभी तक पे नहीं किया है, इन लोगों के साथ जो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी कॉपी, कंपनी को अवार्ड्स क्या मिले हैं, रिकग्निशन क्या मिला, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो भी कंपनी ने एंटर किया है उनकी कॉपी, ये सब जानकारी आप किसको दोगे? स्टॉक एक्सचेंज को दोगे। लिस्टिंग है, हालांकि ये सब अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, आप DRHP पहले बना लो और वही आप क्या कर दो? स्टॉक एक्सचेंज को दे दो और बाद में उसको सेबी के साथ फाइल कर दो, या पहले सेबी के साथ फाइल कर दो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई कर दो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट ये सारी जानकारियाँ कहाँ पे होती हैं? डिटेल में आप DRHP में डालते हो। उसके बाद
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको क्या करना होता है? हाँ, कुछ नहीं, दो ही चीज़ें डालनी होती है। पहला, अगर आप लिस्टिंग में जा रहे हो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दो रेगुलेशन आपको डालना पड़ता है। पहला, कंपनी के शेयर्स के ऊपर कोई भी लियन एप्लीकेबल नहीं होगा और डिविडेंड को फॉरफिट नहीं किया जाएगा अनलेस डिविडेंड इज बार्ड बाय लॉ। मतलब जब तक लॉ ही तुम्हारे डिविडेंड को रिसीव करने के राइट को खत्म ना कर दे तब तक कंपनी अपने साइड से डिविडेंड को फॉरफिट नहीं करेगी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यस और नो? नाउ एट रूल 19(2) सब रेगुलेशन बी क्या बोलता है? मिनिमम ऑफर टू पब्लिक। सो मिनिमम ऑफर टू पब्लिक के बीच में के बारे में जनरल रूल क्या है? कम से कम 25% शेयर्स किसके पास होने चाहिए? पब्लिक के पास। मतलब आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए तो कम से कम पोस्ट इश्यू जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, पोस्ट इश्यू जो कैपिटल है उसके 25% किसके पास होने चाहिए? लेकिन ये जनरल रूल है। अब इसमें स्पेसिफिक रूल क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, स्पेसिफिक रूल क्या बोलता है बच्चों इसमें? अगर कंपनी, यस, तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ता है पोस्ट इश्यू कैपिटल किस प्राइस पे अपन कैलकुलेट करते हैं? इश्यू प्राइस पे। मतलब अगर आपकी पोस्ट इश्यू कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर पोस्ट इश्यू, इश्यू के पहले 100 शेयर थे, 100 करोड़ शेयर थे, इश्यू में आपने 500 करोड़ शेयर इश्यू किए, तो इश्यू के बाद आपके कितने करोड़ शेयर हो गए? 600 करोड़ शेयर हो गए। एक शेयर आपने 20 रुपए पे इश्यू किया, तो अपने को जो काउंट करना है क्या कैलकुलेट करने के लिए? मिनिमम ऑफर टू पब्लिक कैलकुलेट करने के लिए जो अपने को कैपिटल वगैरह कंसीडर करनी है वो किस पे करनी है? पोस्ट इश्यू कैपिटल ऑन व्हाट प्राइस? फेस वैल्यू और ऑफर प्राइस? ऑफर प्राइस। तो पोस्ट इश्यू कैपिटल ऑफर प्राइस पे अगर आपकी कितनी है? अप टू 1600 करोड़ है। 1600 करोड़ से लेके 4000 करोड़ है, 4000 करोड़ से 1 लाख करोड़ है, और 1 लाख करोड़ से अगर ज्यादा है तो याद रखिए मिनिमम पब्लिक शेयर, पब्लिक के पास कितने शेयर्स होने चाहिए? पहले केस में कम से कम 25%, दूसरे केस में कम से कम 400 करोड़ रुपए के शेयर्स पब्लिक के पास होने चाहिए, तीसरे केस में कम से कम 10% शेयर्स पब्लिक के पास होने चाहिए, और चौथे केस में 5% प्लस 5000 करोड़ के शेयर। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब कम से कम 5% शेयर पब्लिक के पास होने चाहिए, और जो शेयर 5% पब्लिक के पास हैं उनकी वैल्यूएशन कम से कम ऑफर प्राइस पे कितनी होनी चाहिए? 5000 करोड़। और ये जितने भी मैंने आपको बताए, ये जितने भी कैलकुलेशन बोले हैं उसमें आप इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को भी आप इक्विटी में काउंट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, भले ही उनका कन्वर्जन बाद में होगा। एलआईसी के सिर्फ 3% ही लिस्टेड है। क्यों? क्योंकि एलआईसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पीएसयू को क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन से एग्जाम्प्ट कर सकती है, एंड पीएसयू इंक्लूड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एज वेल। इज दैट क्लियर? नाउ अब यहां पे देखो, ये वाली कंपनी को जिसके 400 करोड़ के शेयर्स ही हैं, ये वाली कंपनी को और ये वाली कंपनी को, तो ये सेकंड नंबर की कंपनी होगी, ये थर्ड नंबर की कंपनी। सेकंड और थर्ड वाले को 3 साल के अंदर, कितने साल, कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर उनको अपने शेयर कितने पे पहुंचाने? मिनिमम पब्लिक 25% पे। और जो ये वाली कंपनी है जिसके 5% है, इनको 2 + 3, मतलब अगले 2 साल में 10% के लेवल पे जाना है और अगले 3 साल के लेवल पे 25% लेवल पे जाना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज मिनिमम ऑफर टू पब्लिक। इज एवरीवन विथ मी? ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर जो भी ऊपर लिखा है उसका एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में उसका प्यारा सा एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ और कंडीशंस भी हैं जो आपको फुलफिल करनी है लिस्टिंग के पहले। अलॉटमेंट, जिन लोग को शेयर अलॉट होंगे, जिनको नहीं होंगे, जिनको अलॉट होंगे उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाएगा, जिनको नहीं होंगे उनको लेटर ऑफ लेगा। फिर ये डिविडेंड विविडेंड की जानकारी आप स्टॉक एक्सचेंज को दोगे बच्चों, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी करने की। ये आप सीधे क्या करते हैं, ये सारे प्रोविजन कहाँ पे आ गए अभी? सेबी एलओडीआर 2015 में आ गए। अपन ने हालांकि रेगुलर क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था, बट अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब भी आप नई सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करोगे, भाई जब भी एक लिस्टेड कंपनी नई सिक्योरिटीज़ को इश्यू करेगी, क्या करना है बच्चों? उसको स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना ही है ना? अरे हाँ, है ना? सस्पेंशन और विड्रॉल ऑफ एडमिशन टू डीलिंग बाय द स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है? अगर तुमने रेगुलेशन 19 की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, 19 की कंडीशन मेनली क्या है?
19 कंडीशन, आर्टिकल में क्या प्रोविजन आना चाहिए, लिस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन लगती है, और मिनिमम पब्लिक ऑफर। अगर तुमने उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, तुमको क्या बता के, रीजंस बता के और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देके क्या कर सकते हैं बच्चों, तुम्हारे स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग से क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब तुम्हारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं होगी। और 3 महीने के अंदर तुमको ठीक करना है, और 3 महीने के अंदर स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारा सस्पेंशन खत्म कर देगी। लेकिन अगर सस्पेंशन 3 महीने ज़्यादा रहता है तो, अगर सस्पेंशन 3 महीने ज़्यादा रहता है तो आप कहाँ जा सकते हो, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकते हो। व्हाट इज कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट बच्चों? यस, कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट इज जस्ट नथिंग बच्चों, आपको 25% शेयर्स आपके एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसके पास होने चाहिए, पब्लिक के पास होने चाहिए, अनलेस यू आर एग्जम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 25% शेयर आपके हमेशा पब्लिक के पास होने चाहिए। और वो वाली कंपनीज में जिनको 400 करोड़, 10% और 5% वाली जो कंपनियां थी ऊपर, उनका जब 25% का लेवल पे वो आ जाते हैं, जब वो कहाँ पे आ जाते हैं, 25% के लेवल पे आ जाते हैं, तो उनको 25% की पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी है। और अगर मान लो 25% की होल्डिंग पे आप आ गए हो, आपकी गिर जाती है, 25% के नीचे पब्लिक शेयर होल्डिंग चली जाती है, तो आपको 1 साल के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग को क्या करना है, एनहांस करना है। इज दैट क्लियर? अब इसमें 2 चीज याद रखिए। अब अगर आपकी कंपनी का क्या हुआ था बच्चों, अब आपकी कंपनी का रेजोल्यूशन हुआ था, रेजोल्यूशन प्लान में आपकी कंपनी गई थी, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान में आपकी कंपनी गई थी, आईबीसी के अंदर सेक्शन 31 के अंदर आपकी कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान हुआ है, और आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुई है, रीलिस्ट हुई है। जैसे कि रुचि सोया, तो जैसे रुचि सोया जब स्टॉक एक्सचेंज में रीलिस्ट हुई तो पब्लिक के पास सिर्फ 1% थे। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी कहां पे आए, कंपनी रीलिस्टिंग में आ जाए और उसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। तो उसको क्या करना है बच्चों, उसको 25% तक कैसे पहुंचना है, यस, तो उसको 25% पे पहुंचना है। पहले 1% से डायरेक्टली आप कहां पहुंच सकते हो, हाँ, एक मिनट, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टोटल आपके पास 3 साल का टाइम है, 3 साल में आपको 25% के लेवल पे पहुंचना है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि 1% से मैं 25% डायरेक्टली 3 साल में पहुंचूंगा, नहीं। तो पहला पड़ाव है कि अगर आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% से कम है, मतलब 25% तो कम ही है, बट 10% से भी कम है, तो आपको 1% से 10% कब पहुंचना है, 18 मंथ्स में। और 18 मंथ से 25% पे कब पहुंचना है, अगले 18 मंथ्स में। लेकिन अगर मान लो आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग 11% ही थी जब आप रीलिस्टिंग में गए, जब आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हुआ और जब आप रीलिस्टिंग में गए, तो आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग 11% थी, तो आप डायरेक्टली 11 से 25% पे आ सकते हो, कितने साल के अंदर, 3 ईयर्स के अंदर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। स्टॉक एक्सचेंज आपको डीलिस्ट कर सकता है ना, स्टॉक एक्सचेंज आपको क्या कर सकता है बच्चों, डीलिस्ट कर सकता है। कौन कौन से ग्राउंड पे, ऊपर पढ़ा था अपन ने, आपके शेयर्स अगर लगातार 3 साल के लिए इनफ्रीक्वेंटली ट्रेड है, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेड मतलब जितने शेयर्स आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उसके 10% शेयर्स अगर ट्रेड नहीं होते तो क्या होता है, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेड। लगातार कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अगर कंपनी सेबी एक्ट या डिपॉजिटरी एक्ट को फॉलो नहीं करती, कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स का झूठा एड्रेस दिया है, या फिर कंपनी के शेयर लगातार कितने दिन के लिए, 6 महीने तक स्टॉक एक्सचेंज ने आपके शेयर्स को सस्पेंड करके रखा है, आप सेट गए थे 3 महीने के बाद, बट सेट से भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिली, तो डीलिस्ट हो जाओगे। और जब डीलिस्ट होगा कंपनी, तो जो पब्लिक के शेयर्स हैं उनको कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर खरीदेंगे, कैसे, इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय सेबी, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज। और डीलिस्टिंग सारे स्टॉक एक्सचेंजेस से होगी ना। अच्छा, अगर कोई कंपनी 3 साल तक लगातार लिस्टेड रही है तो क्या वो स्टॉक एक्सचेंज में खुद भी रिक्वेस्ट कर सकती है डीलिस्टिंग के लिए? अब यहाँ पे लिखा है कि 2/3 डायरेक्टर्स, 2/3 शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट है, बट ये मत पढ़ना, ये अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, डीलिस्टिंग के चैप्टर में। ये वॉलंटरी डीलिस्टिंग है, इसकी पूरी प्रोसेस है, हम वहाँ पे पढ़ेंगे नाउ। उसके बाद कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग। व्हाट इज कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग? सेबी ने अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई पेनल्टी लगाई थी, पेनल्टी इंपोज होने के बाद आपकी डेथ होती है, तो जो आगे की कार्रवाई होती है, डिसगॉर्जमेंट की कार्रवाई, रिकवरी ऑफिसर की कार्रवाई, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। कब, अगर आपकी डेथ कब होती है, पेनल्टी एडजुडिकेशन के बाद, पेनल्टी इंपोज होने के बाद। ठीक है ना। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल कब होगा पेनल्टी पे करने के लिए, जब उसको एसेट इनहेरिट हुए हैं, जब एसेट क्या हुए हैं, किससे,
जो जो डिफॉल्टर मर गया है, ठीक है। अब बच्चों सेबी क्या कर सकती है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास एसेट आए, सेबी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एसेट बेचने से रोक सकती है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करने से रोक सकती है, और किसी भी वे में ट्रांसफर करने से रोक सकती है। लेकिन कितनी वैल्यू के एसेट, जितना अमाउंट ऑफ पेनल्टी था। तो अगर मान लो सेबी ने आपके खिलाफ 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी और आपकी डेथ हो गई, तो आपके जो बच्चे हैं उनको आप 25 करोड़ की प्रॉपर्टी देके गए हो। सेबी सिर्फ कितने करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल करेगी, 5 करोड़। वो भी कब, जब आप पेनल्टी पे नहीं करते। हाँ, अब ऐसा भी कई लोग पूछ सकते हैं कि सर पेनल्टी लगाई थी 5 करोड़ की, बट इनहेरिटेंस में एक चवन्नी नहीं मिली, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी तभी आएगी कब, जब आपको इनहेरिटेंस में मिला है। तो याद रखिएगा, डेथ से भी अगर कोई पार्टी मर भी जाती है तो भी सेबी की प्रोसीडिंग रुकती नहीं है, प्रोसीडिंग क्या होती हैं, कंटिन्यू होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर, लाइक वी आर डन विथ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, और इसका टेस्ट मैं आज शाम को लूंगा। अभी तो टाइम खत्म हो गया ना, अभी तो सोपान सर का लेक्चर है शाम को फेमा के बाद। चलो बस करें बच्चों आज के लिए। चलो ध्यान रखना, आई होप कि कॉन्फिडेंस आ गया इस चैप्टर पे। तो शुरू के 3 चैप्टर अपने कवर हो गए। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू बिगिन विथ आईसीडीआर। आईसीडीआर का क्या करेंगे अपन, 5 दिन पढ़ेंगे, 6वें दिन रिवीजन, फिर 5 दिन पढ़ेंगे, 6वें दिन रिवीजन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो 2 बार रिवाइज करोगे तो पहले का भूल जाओगे, तो इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।